विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह यू पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 18 DC मोटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 19वे युनिट AC 3 फेज मोटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQ. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 19वे युनिट AC 3 फेज मोटर यावरील MCQज. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर. यानी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप स्पीड गणना करने का सूत्र क्या है. ऑप्शन ए है स्लिप स्पीड NS इज इक्वल टू NR माइनस NS. ऑप्शन बी है स्लिप स्पीड NS इज इक्वल टू NS माइनस NR. ऑप्शन सी है N स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाय NS. और ऑप्शन डी है स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाय NR. अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द फार्मूला. फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लीप स्पीड. क्या करना है हमको, स्लीप स्पीड NS निकाले. ठीक है, यहाँ पे दिया रहा है N स्लीप इज इक्वल टू. अब यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास क्या स्लीप, व्हाट इज मीन बाय स्लीप. स्लीप का मतलब क्या था, रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड. रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड. अब दो स्पीड कौन सा है कि एक्चुअल जो स्पीड रहता है हमारे पास, पहला सिंक्रोनस स्पीड. किसका, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड. अब सिंक्रोनस स्पीड का मतलब किसका है कि जब भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या करते हैं, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास कौन सा, 3 फेज इंडक्शन मोटर. जब भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, कौन सा, अल्टरनेटिंग सप्लाई, 3 फेज सप्लाई कर दिए. तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. कौन सा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जो रोटेट होता है उसकी स्पीड रहती है सिंक्रोनस स्पीड. क्या रहती है उसकी, सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, रोटेट होता है इन दी एयर गैप बिटवीन स्टेटर और रोटर. यानी जब भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देंगे कहाँ पर, स्टेटर साइड में, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, रोटेट होगा. वो जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेट का उसको बोलेंगे हम कौन सा स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, उसको बोलेंगे NS. अब यहाँ पर हर वाइब्रेशन का यहाँ पे एक NS है, यहाँ पर NS है, यहाँ पर NS है. ये जो स्पीड है NS, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंक्रोनस स्पीड. अब दूसरा जो स्पीड है उसका सिंक्रोनस स्पीड का उससे क्या हो रहा है, हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही कहाँ पर, एयर गैप में. अब सेकंड साइड हमारे पास क्या है, रोटर. तो रोटर क्या करता है, जो रोटर कैसा है, स्टेशनरी पार्ट है. कौन सा है, स्टेशनरी पार्ट. अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर कट करता है. उसमें क्या होता है, एज पर अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा. EMF इंड्यूस होने के बाद में वहाँ पर रोटर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होने के बाद में वो रोटर क्या करेगा, वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब दो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, रोटर स्टार्ट टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. यानी जब रोटर भी क्या होगा, रोटेट होगा कहाँ पर, सेम डायरेक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. यानी सिंक्रोनस स्पीड मतलब किसकी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में अब रोटर भी रोटेट होगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो स्पीड होगा. एक होगा रोटर का एक्चुअल स्पीड N और जो सिंक्रोनस स्पीड किसका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का. तो यहाँ पर क्या होगा, दो स्पीड हुए. अब दोनों स्पीड में का जो डिफरेंस है, रिलेटिव डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, स्लिप. स्लिप का फार्मूला हमारे पास होगा NS माइनस NR इन टर्म्स ऑफ NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड. तो यहाँ पर जो स्लिप का जो एग्जैक्ट फार्मूला हुआ वो होगा हमारे पास, स्लिप NS इज इक्वल टू NS मतलब कौन था, सिंक्रोनस माइनस एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर इन टर्म्स ऑफ काय में सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाय NS. अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या होता है. ऑप्शन ए है रिड्यूस रोटर वोल्टेज. ऑप्शन बी है इंक्रीज द टॉर्क. ऑप्शन सी है रिड्यूस रोटर करंट. ऑप्शन डी है रिड्यूस द पावर लॉस. अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द पर्पस, मतलब क्या है पर्पस, किसका पर्पस है, हमको रोटर रेजिस्टेंस है. किसका, यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस कहाँ पर, स्टार्टर टू स्टार्ट 3 फेज
स्लिप रिंग। अब यहाँ पर मैं खास चीज मेंशन की गई, क्या पे क्या मेंशन की, स्लिप रिंग। अगर स्लिप रिंग रहा तब भी हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्विरल केज में हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो मेथड है, ये मेथड ओनली एप्लीकेबल कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, सिर्फ फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम अगर ऐसे कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसा एप्लीकेशन में क्या होता है, नेसेसिटी क्या खास जरूरत रहती है किसकी, हायर स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम में मोटर का टॉर्क क्या रहना ज्यादा रहना, ताकि हैवी लोड इजीली और लिफ्ट कर सके या फिर उठा सके। उस टाइम में क्या होगा, हमारे को हाई इनिशियल टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहेंगे। तब हम क्या करते हैं, स्टार्टर में क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को स्टार्टर ऐसा इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, स्लिप रिंग में, ताकि वहां का क्या होगा, इनिशियल यानी स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बढ़ सके। यानी क्या होगा पर इंक्रीज द टॉर्क। यहाँ पर रिलेशन कैसा है, जो स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू क्या है, के इंटू एस इंटू ए टू स्क्वायर डिवाइड बाय आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू स्क्वायर। अब ये क्या हमारे पास, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, जब मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में, क्या पर यहाँ पे क्या हमारे पास कांस्टेंट है, एस क्या है स्लीपर, ई टू क्या है रोटर ईएमएफ, और यहाँ पे आर टू क्या है रोटर रेजिस्टेंस, एस यहाँ पर फिर से स्लीपर है, एक्स टू क्या है रोटर रिएक्टेंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मोटर का काय पे डिपेंड करेगा, रोटर रेजिस्टेंस पे। जितना हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उतना स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए रोटर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द टॉर्क। अगला सवाल है, which speed is called as synchronous speed in 3-phase इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर में कौन सी गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। ऑप्शन ए है नो लोड स्पीड, ऑप्शन बी है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, ऑप्शन सी है फुल लोड स्पीड, ऑप्शन डी है रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है विच स्पीड, यानी कौन सी स्पीड को आप क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। कौन सी स्पीड को हम बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। एक्चुअली जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज ये क्या है, हमारे पास स्टेटर है, सपोज क्या है हमारे पास एक 3-फेज स्टेटर है। फॉर एग्जांपल तौर पे चलो भाई कि हमारे पास क्या है आर वाई बी, यानी आर वाई बी यानी कौन सा एक 3-फेज स्टार कनेक्टेड स्टेटर है। अब जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज 3-फेज सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 फेज आर फेज वाई फेज बी फेज। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिए। अब जब भी यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, इसमें ईच फेज कैरी देयर ओन करंट, मतलब क्या होगा, हर फेज में उसका खुद का करंट जाएगा। मतलब आर फेज में आई आर, वाई फेज में आई वाई, बी फेज में आई बी। अब हर फेज क्या करेंगे, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, आई आर सॉरी फाई आर, फाई वाई, फाई बी। अब हर एक जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हर एक फेज ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, उसका हर एक फेज के साथ में डिस्प्लेसमेंट रहेगा 120 120 120। मतलब तीनों फेज में का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 120 डिग्री। यानी तीनों फेज का जो फेज विस्थापना है वो रहेंगे 120 डिग्री से। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सपोज हमने स्टार्ट करे से इनिशियली आर फेज में यहाँ से लिया, ये होगा हमारा कौन सा, फाई आर। मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक रेफरेंस लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो ये होगा फ्लक्स प्रोड्यूस बाय कौन था, फाई फेज कौन था, फाई आर फेज में से प्रोड्यूस होगा फाई आर। अब उसके बाद में सेकंड फेज जो होगा, तो सेकंड फेज का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, सपोज फाई आर, तो ये रहेगा कितना 120, यानी उसके 120 डिग्री के बाद में स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, फाई वाई। नेक्स्ट फेज कौन सा हमारे पास, बी फेज। अब बी फेज ने जो प्रोड्यूस करेगा, तो बी फेज का आ इसके और 120 डिग्री के बाद में। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कहाँ पर, स्टेटर के अंदर। कहाँ पर, स्टेटर के अंदर। वो क्या हो रहा, रिवॉल्विंग होगा। कैसा होगा, रिवॉल्विंग फील्ड। कौन सी फील्ड होगा, रिवॉल्विंग फील्ड। उसको बोलेंगे आर एम एफ, आर एम एफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको बोलेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा, ये इसको बोलेंगे हम सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलेंगे उसको, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा इसको, एन एस। क्या हो जाएगा, एन एस। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। ये होगा इसका सिंक्रोनस स्पीड का कैलकुलेशन का फार्मूला। अब ये स्पीड से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एयर गैप में रोटेट होगा। तो इसको बोलेंगे हम सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंक्रोनस स्पीड। किसको होगा, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। मतलब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर होगा हमारे पास
ऑप्शन नंबर बी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। अगला सवाल है व्हाट इज द डिफेक्ट इन 3-फेज इंडक्शन मोटर रन एट अ स्लो स्पीड इफ लोडेड। लोड होने पर भी कम गति से चलने वाली 3-फेज इंडक्शन मोटर में क्या खराबी है, यानी क्या फॉल्ट है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रॉन्ग रोटर कनेक्शन, ऑप्शन बी है रॉन्ग स्टेटर कनेक्शन, ऑप्शन सी है पार्शियली शॉर्ट इन स्टेटर वाइंडिंग, ऑप्शन डी है ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग। अब जब भी अगर हमारे पास क्या है कि अगर 3-फेज मोटर में मोटर हमारे पास अगर लोडेड है और स्लो स्पीड से अगर रोटेट हो रही है, क्या हो रही है, लोडेड है और स्लो स्पीड से रोटेट हो रही है, तो उसमें क्या डिफेक्ट है, उसमें क्या डिफेक्ट यानी क्या प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहले क्या रॉन्ग कनेक्शन ऑफ मोटर, मोटर का कनेक्शन अगर रॉन्ग, अगर 3-फेज अगर एक भी फेज अगर अल्टरनेट हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है किसी फेज के साथ में, तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लेंगे स्लो स्पीड से नहीं होगा, जो रेटेड स्पीड है वो रेटेड स्पीड से वो मोटर रन होगा, लेकिन क्या वहां से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर 3 फेज आर वाई बी, सपोज क्या आएगी, सपोज आर वाई बी, या फिर इसमें कोई भी अगर फेज हम क्या करें, इंटरचेंज करें, फेज सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इसमें से आर बी वाई अगर कर दिए तो क्या होगा, मोटर रन होंगे लेकिन सेम स्पीड से रन होंगे, लेकिन और आपसे चेंज क्या होगा कि मोटर की डायरेक्शन चेंज होंगी। सपोज यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो ये फेज सीक्वेंस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, मोटर रोटेट होगी। रॉन्ग कनेक्शन में क्या होगा, अब सिर्फ अगर मोटर की स्पीड लो हो रही है तो वहां पर क्या हुआ, इनिशियली या फिर पार्शियली क्या हुआ, शॉर्टेड इन स्टेटर वाइंडिंग, क्या हुआ, पार्शियली शॉर्टेड इन स्टेटर वाइंडिंग। इस वजह से क्या होगा कि रोटर जब स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो रोटर क्या होगा, स्मॉलर अमाउंट क्या करेगा, वोल्टेज रिसीव करेगा, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे, जो स्पीड है एक्चुअली स्पीड क्या होगा हमारी कम होंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्शियली शॉर्टेड इन स्टेटर वाइंडिंग। अगला सवाल है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 6 पोल एसी मोटर की इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होंगी। ऑप्शन ए 1000 आरपीएम, ऑप्शन बी 800 आरपीएम, ऑप्शन सी 1200 आरपीएम, ऑप्शन डी 1440 आरपीएम। अब यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास कि क्वेश्चन दिया ऐसा कि सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, सिंक्रोनस स्पीड किसका, कि ऐसे एक मोटर है जिसकी क्या है हमारे पास 6 पोल है, क्या है 6 पोल है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 हर्ट्ज, कितनी है 150 हर्ट्ज, और कैलकुलेट क्या करना है हमको, सिंक्रोनस स्पीड, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या रहता है, एन एस, क्या रहता है हमारे पास, सिंक्रोनस स्पीड एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाय पी, 120 एफ डिवाइड बाय पी। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ये एफ है इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, और ये पी है का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पोल। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया क्या कहीं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी, कितनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हो एन एस इज इक्वल टू क्या है 120 इंटू कितना करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितने 6, इसका मतलब क्या हो रहा है 120 इंटू 50 कितना हुआ 6000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000। यानी यहाँ पर क्या सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम है क्या कई ऑप्शन में, है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1000 आरपीएम। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थर्मल कट आउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट लगाने का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट फ्रॉम हेवी लोड, ऑप्शन बी है अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई वोल्टेज, ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेड शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल कटआउट, यानी थर्मल कटआउट का पर्पस क्या है, इन एडिशन मतलब किसके साथ में एडिशनल यूज करें, फ्यूज के साथ में एडिशनल यूज करें। अब जो फ्यूज है, फ्यूज का मेन पर्पस क्या हमारे को क्या करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। लेकिन उसके एडिशन मतलब फ्यूज से पहले भी और क्या यूज कर रहे हैं हम, थर्मल कटआउट, थर्मल कटआउट। अब थर्मल जो कटआउट है ये क्या करता है तुम्हारे को कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग अलाउ करें, क्या करेगा कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग अलाउ करेगा। क्योंकि खास वजह क्या है कि जब भी अगर किसी मोटर में क्या होगा लोड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा लोड बढ़ेगा, यानी ओवरलोड है क्या रेटेड लोड से ज्यादा अगर लोड बढ़ा तो उस टाइम में सेम मोटर का जो करंट है
करंट आए वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसा करंट बढ़ेगा वैसा उसमें जो भी क्रिएट होने वाली जो हीट है हीट H इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ I²RT, ये हीट भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा, करंट बढ़ेगा तो ये यहाँ पे क्या स्क्वायर अमाउंट पे डिपेंड है करंट का, इसलिए यहाँ के हीट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जब हीट बढ़ेंगे तो क्या होगा, थर्मल कटआउट क्या करेगा, उसको एडिशनल क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि ओवरलोडिंग कम क्या करे, इसको फ्यूज ब्रेक होने से बचा सके। यानी उससे पहले हमारे पास थर्मल कटआउट क्या करेगा, एडिशनल पर्पस, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूस ओवरलोडिंग का मतलब क्या कर सकते हैं, मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर थर्मल कटआउट का जो मेन पर्पस है क्या है, अलाउ टू कंटिन्यूस ओवरलोडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किटेड। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर बार अगर ओपन होते हैं तो मोटर पे कौन सा परिणाम होगा। ऑप्शन ए, ओवरहीटिंग ऑफ मोटर। ऑप्शन बी, मोटर विल नॉट स्टार्ट। ऑप्शन सी, रन इज वेरी स्लो स्पीड। ऑप्शन डी है वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। अब जब भी अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर बार अगर ओपन होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मोटर क्या होगा, ओवर हीटिंग क्या होगा, ओवर हीटिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए, ट्रिप एट ओवरलोड। ऑप्शन बी, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। ऑप्शन सी, स्विच ऑन एट प्री सेट टाइम। ऑप्शन डी, स्विच ऑफ एट प्री सेट टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि फंक्शन पूछा गया किसका, टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। अब जो ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा हमारे पास स्टार्टर है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जब स्टार्टिंग कंडीशन में क्या रहता है हमारे पास में, मोटर वाइंडिंग कैसा रहता है हमारे पास में, स्टार कनेक्शन। क्योंकि क्या रहता है कि अभी स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज रहता है, फेज वोल्टेज VPH इज इक्वल टू VL डिवाइड बाय √3। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा स्टार कंडीशन में, वो वोल्टेज मिलेगा लाइन वोल्टेज से √3 टाइम से कम, मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय √3। जो भी वोल्टेज रहेगा उससे क्या होगा, डिवाइड बाय √3, यानी उतना कम वोल्टेज मिलेगा। मतलब 1/√3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज क्या मिलेगा, रिड्यूस वोल्टेज मिलेगा। रिड्यूस वोल्टेज देने की वह खास वजह क्या है कि स्टार्टर है। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट विद इन परमिसिबल लिमिट। यानी जो भी मोटर का स्टार्टिंग करंट है, क्योंकि इनिशियली क्या रहता है जब स्लिप की वैल्यू मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में S इज इक्वल टू क्या रहता है 1, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी करंट रहेगा इनिशियल स्टार्ट में वो डिपेंड करेगा उसके सप्लाई वोल्टेज पर। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, और मोटर क्या 5 to 6 टाइम क्या रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हम रिड्यूस वोल्टेज अप्लाइड करके क्या करते हैं, मोटर का करंट कम करते। इसलिए जो मोटर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में है, तो यहाँ पर इनिशियली स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर कैसा है हमारा, स्टार कनेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको यहाँ पर रिड्यूस वोल्टेज मिलेगा। रिड्यूस वोल्टेज मिला तो उसका जो रोटर करंट है वो भी क्या होगा, एक सेफ लिमिट में कम होगा। अब क्या होता है, जैसा मोटर स्टार्ट हुआ उसके बाद में जैसा स्लिप हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, स्लिप डेवलप हुआ, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सेम वोल्टेज है वो सेम सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे मिलना, मोटर को मिलना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कनेक्शन कैसा होना, डेल्टा कनेक्शन बजन, कैसा, डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू VPH। यानी आप जो मोटर है अंडर रनिंग कंडीशन में मोटर स्टार्ट होगा हमारा फुल वोल्टेज पर। जितना सप्लाई वोल्टेज है लाइन वोल्टेज उतना क्या होगा, फेज वोल्टेज। अब मोटर का हमारा नॉर्मल स्पीड में रोटेट हुआ। इसलिए क्या जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसका जो टाइमर का फंक्शन है वो मेन फंक्शन है टू चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा अंडर रनिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज कैसा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ऑप्शन बी है ड्यू टू बैक EMF प्रोड्यूस इन स्टेटर। ऑप्शन सी है डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई। ऑप्शन डी है डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर। अब यहाँ पर क्या है कि वो 3 फेज इंडक्शन मोटर, कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वहाँ पे वोल्टेज रिसीव हो रहा है किसको, रोटर को। कैसा मिलेगा, हाउ, ठीक है। अब कैसा होता है यहाँ पे जो यहाँ पर इंडक्शन मोटर ऑपरेट होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्टार क्या है, स्टार कनेक्टेड स्टेटर है। स्टार कनेक्टेड क्या है, स्टेटर है। जब भी हम इसको 3 फेज सप्लाई देंगे, कौन सा देंगे, 3 फेज सप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड।
RMF, जो क्या होगा, रोटेट होगा एट सिंक्रोनस स्पीड। क्या पे रोटेट होगा? सिंक्रोनस स्पीड पे। अब यहाँ पे जो रोटर है, अब ये दोनों के बीच में क्या है? एयर गैप है। तो ये रोटर जो है, रोटर कैसा हमारे पास में? स्टेशनरी कंडीशन में। कैसा है? स्टेशनरी, स्टेबल है। अब इसके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? स्टेटर जो रोटर है, रोटर के स्टेशनरी कंडक्टर कट करेंगे और उस पर एज पर फारेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर होगी। मतलब कौन सा? बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन या फिर इंडक्शन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल पे? इंडक्शन प्रिंसिपल पे। यानी क्या हुआ? एनर्जी यहाँ के रोटर टू, सॉरी, स्टेटर टू रोटर जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है स्टेटर टू रोटर, वो कैसे हो रही है? बाय ट्रांसफार्मर एक्शन, यानी स्टेटर टू रोटर साइड में एनर्जी ट्रांसफर हो। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। अगला सवाल है, वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाउंड रोटर में क्यों फिट होती है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द स्लिप, ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द स्पीड, ऑप्शन सी, टू गेट द हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द लॉसेस। अब जो स्लिप रिंग मोटर है, हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को फिटेड वाउंड रोटर में क्यों फिट करते हैं? किसमें? वाउंड रोटर में। अब यहाँ पे जो थ्री फेज कौन सा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दो तरह से रोटर को वाउंड करने आता है। एक क्या था? स्क्विरल केज, दूसरा आता है वाउंड रोटर, यानी इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। अब जो स्क्विरल केज रहता है, स्क्विरल केज में क्या होता है? रोटर के जो एंड बार, ये क्या होता है? एक बार से, सॉलिड बार से बना रहता है, और ये जो बार है यहाँ पे एंड रिंग से क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट किए। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट किए थे। अब यहाँ पर एक्सटर्नली हमको कुछ भी ऐड नहीं करने आता, क्योंकि जो बार से कैसे शॉर्ट सर्किटेड है। लेकिन वाउंड रोटर में हम क्या कर सकते हैं? विद द स्लिप रिंग के हिसाब से, स्लिप रिंग थ्रू क्या कर सकते हैं? हम उसमें एक्सटर्नल एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ा सके। इसलिए जो भी यहाँ पे वाउंड रोटर कैसा रहेगा हमारे पास में, स्लिप रिंग का जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वाउंड रोटर में। कौन सा? स्लिप रिंग वाला कैसा रहेगा? वाउंड रोटर। क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया था थ्रू स्लिप रिंग और ब्रशेस से थ्रू, ताकि वहां का जो टॉर्क है वो टॉर्क हम कंट्रोल कर सके बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में ओपन होने से कौन सा परिणाम होगा मोटर पर? ऑप्शन ए, मोटर डज नॉट स्टार्ट, ऑप्शन बी, मोटर रन विथ वेरी लो स्पीड, ऑप्शन सी, एक्सेस वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, ऑप्शन डी, ओवर हीटिंग इन मोटर। अब जब भी अगर ओपन सर्किट हो रहा क्या पर रोटर सर्किट में इंडक्शन मोटर के, तो मोटर पर क्या परिणाम होगा? मोटर पे परिणाम होगा मोटर रन विथ वेरी स्लो स्पीड। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर रन्स विथ वेरी लो स्पीड। अगला सवाल है, वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज। पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए, थ्री फेज डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन बी, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स, ऑप्शन डी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी एंड डीसी सप्लाई। अब पैनल बोर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, यानी घरगुती वायरिंग, यानी जो घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे पैनल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? थ्री फेज डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है? ऑप्शन ए, 1 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ऑप्शन बी, 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ऑप्शन सी, 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ऑप्शन डी, 4 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई? स्टार्टिंग करंट क्या हमारे पास? स्टार्टिंग करंट। अब स्टार्टिंग करंट क्या रहता है? रोटर करंट I to R इज इक्वल टू क्या रहेगा? S इंटू E2 स्क्वेयर, E2 डिवाइड बाय I to R इज इक्वल टू S इंटू E2 डिवाइड बाय अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस S इंटू X2 स्क्वेयर। लेकिन स्टार्टिंग करंट में क्या होता है? जो स्लिप की वैल्यू कितनी रहती है? 1 इज इक्वल, इसलिए क्या होगा? जो रोटर करंट है I to R इज इक्वल टू क्या होगा? E2 डिवाइड बाय R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर, ये होगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे क्या होता है? जब भी अगर स्लिप की वैल्यू अगर क्या रहा है 1 रहा है ना स्टार्टिंग में, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो भी मोटर का जो रोटर करंट है वो डायरेक्टली क्या पे डिपेंड करेगा? सप्लाई वोल्टेज पर। इसलिए यहाँ पर जो करंट होता है, जो मोटर क्या करते हैं? लार्ज करंट क्या होगा लेगा कहाँ पे? इनिशियली टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम में। तो जो करंट रहता है वो कितना रहता है? 5 to 6 टाइम। कितना रहेगा? 5 to 6 टाइम। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, जो स्टार्टिंग करंट है वो मोटर है इनका वो कितना रहेगा? 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। जो फुल लोड करंट है
मतलब इसके टाइम कंपेयर टू 5 to 6 टाइम। अगला सवाल है व्हाट हैपन टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज फेल ड्यूरिंग रनिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या परिणाम होगा यदि रनिंग के दौरान में एक फेज फेल हो जाए। ऑप्शन ए मोटर रन नॉर्मली, ऑप्शन बी मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली, ऑप्शन सी मोटर रन विथ रेगुलर स्पीड, ऑप्शन डी मोटर रन स्लोली, फाइनली इट बर्न। अब क्या होगा कि अगर एक रनिंग मोटर हमारे पास 3 फेज मोटर है और वो रन हो रहा है 3 फेज पे, कहाँ पे रन हो रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास मोटर है, क्या हो रहा है इसको, इंडक्शन मोटर, कौन सा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब इस पे एक फेज है आर फेज, ये फेज है वाई फेज, ये फेज है कौन सा, बी फेज, आर वाई बी। अब अगर नॉर्मल क्या हो रहा है, तीनों फेज क्या है हमारे पास, हेल्दी फेज है, मतलब तीनों फेज अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 फेज पे हमारी मोटर रन हो रही। अब जो भी हमारा रेटेड जो लोड है हमारे पास, वो लोड क्या करेगा, ये 3 फेज मिलके कैरी करेंगे। कौन कितने लोड कितने फेज कैरी कर रहे हैं, तीनों फेज। अब क्या हो रहा है, कुछ फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ रीजन की वजह से एक आधा फेज हमारे पास यहाँ से बंद होगा, क्या होगा, फेल होगा। अब मोटर क्या हो रहा है हमारे पास में, मोटर हमारा अभी भी रन हुआ, अभी भी क्या होगा, मोटर रन हुआ, स्टॉप तो नहीं हुआ, क्या हुआ, रन हुआ। लेकिन कितनी फेज पे रन हुआ, ये 2 फेज पे रन हुआ। कौन कौन सा, सपोज अगर वाई फेज अगर आउट होगा हमारा तो आर और बी मिलके क्या करेंगे, ये मोटर को रन करेंगे, कितने, 2 फेज पर। लेकिन अब क्या हो रहा है, जितना लोड था वो जो 3 लोग मिलके कैरी कर रहे थे वो 2 लोग मिलकर कैरी करेंगे, मतलब क्या होगा, यहाँ पर मोटर क्या होगा, ओवरलोडेड होगा, क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड होगा। क्योंकि अब जो 3 लोगों का काम था एग्जाम्पल के तौर पे, वो कितने लोग कैरी करेंगे, आप 2 लोग करेंगे, तो उसकी वजह से ये 2 इस पे क्या होगा, लोड बढ़ेगा। जैसा लोड बढ़ जाएगा फेज पर, लोड बढ़ेगा तो ये मोटर क्या करेगा, लार्ज करंट लेगा, क्या करेगा, उसमें से लार्ज करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम सप्लाई से, क्या करेगा, करंट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जैसा यहाँ से करंट बढ़ेगा मोटर वाइंडिंग में, तो वहां पर के जो हीट है वो हीट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अब हीट बढ़ने की वजह से उसका जो इंसुलेशन है, कौन सा, मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन, वो स्टार्टिंग में क्या करना, जलना शुरू हो जाएगा, क्या हुआ, जलना शुरू। अब उसकी वजह से क्या हुआ, मोटर क्या होंगे, स्लोली स्लोली क्या हुए, रन हो गई। क्योंकि क्या हुआ, 3 लोग जो कैरी कर रहे थे वो 2 लोग कैरी कर रहे, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो होने के बाद क्या होगा, और लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो इंसुलेशन जलेगा, उसके बाद में वाइंडिंग जलेंगे, उसके बाद में मोटर जलेगी। मतलब क्या हो रहा है, मोटर का रन स्लोली, फाइनली इट बर्न। मतलब क्या हो रहा है, मोटर रन स्लोली, फाइनली इट बर्न। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर रन स्लोली एंड फाइनली इट बर्न। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट का नाम क्या है, ऑप्शन ए ऑफ रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी ऑन रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन सी इंचिंग कंट्रोल, ऑप्शन डी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल। अब ये जो सर्किट दिया गया, ये सर्किट का है इंचिंग कंट्रोल, इसको जॉगिंग भी बोलते हैं, क्या होता है, जॉगिंग और इंचिंग। अब इसका जॉगिंग और इंचिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मोटर हमारे रेस्ट कंडीशन में है उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर रहा है, फिर मोटर की सिर्फ हलचल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक नॉर्मल यहाँ पर क्या पुश स्टार्ट बटन दिया ना, जैसा स्टार्ट बटन पुश करेंगे तो मोटर का हमारा स्टार्ट होगा, जैसा पुश बटन के अगर रिलीज कर दे मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो जॉगिंग है, तो ये जॉगिंग करने के लिए कभी कभी कुछ इंडस्ट्रियल में ऐसे एप्लीकेशन रहते हैं जहाँ पर मोटर को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके स्टॉप करने की जरूरत गिरती है, वहां पर इस सर्किट का इस्तेमाल किया था। तो ये जॉगिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो भी मोटर में थोड़ी सी हलचल कराना, वहां पर क्या करना, हलचल कराना, यानी जो बंद मोटर है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट करना और स्टॉप करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कौन सा, इंचिंग कंट्रोल, और इसको जॉगिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जॉगिंग या इंचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंचिंग कंट्रोल। अगला सवाल है व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सेम टाइम। मोटर एक ही समय पर बार बार फ्यूज जलने का कारण क्या है। ऑप्शन ए इम्प्रॉपर अर्थिंग, ऑप्शन बी ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, ऑप्शन सी पुअर इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग, ऑप्शन डी हेवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब बार बार अगर एक ही मोटर अगर हमारा सेम कंडीशन पे रन हो रही है और बार बार अगर फ्यूज जल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, एक तो मोटर ओवरलोडेड है या फिर उसका जो इंसुलेशन है क्या है, पुअर इंसुलेशन है। अब जब पुअर इंसुलेशन रहेगा तो जो फ्यूज है वो बार बार हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि वहाँ पर ओवर हीट होंगे, क्या होगा, ओवर हीट होगा और इजीली आसानी से जो फ्यूज है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुअर इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग। अगला सवाल है विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। सप्लाई कनेक्ट करने से पहले कौन सी टेस्ट लेना आवश्यक है। ऑप्शन ए ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन बी ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
अब जब भी अगर हम किसी वाइंडिंग को अगर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर पोलैरिटी चेक करना जरूरी है। यानी पहले जो इसेंशियल और खास जरूरी जो टेस्ट है वो कौन सी है, पोलैरिटी टेस्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोलैरिटी टेस्ट। अगला सवाल है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन बी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट। ऑप्शन सी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट। अब टोटल इलेक्ट्रिकल जो डिग्री की गणना करते हैं वो कैसा करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मोटर है, मोटर कितनी है, 4 पोल है, कितना है 4 पोल। तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 180 इज इक्वल टू 720, ये होगा 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब एक रो जो कंप्लीट जो रोटेशन होता है हमारा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो क्या एक जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने क्या 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। अगला सवाल है, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। फुल लोड 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए फ्यूज रेटिंग क्या है। ऑप्शन ए 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 15 एम्पियर, ऑप्शन सी 13 एम्पियर, ऑप्शन डी 25 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें, यहाँ पे एक तो ऑप्शन दिया हमारे पास कितना है कि जो रेटेड है मोटर का लोड कितना है 10 HP है। अब 10 HP 1 HP इज इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पर 746 वैट। अब क्या होता है टोटल पावर P इज इक्वल टू सपोज √3 VI कंसिडर करें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट I इज इक्वल टू क्या हुआ, पावर P डिवाइड बाय √3 पावर P, करंट I इज इक्वल टू पावर P डिवाइड बाय √3 इंटू वोल्टेज। अब सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे लेके चलो कि अब यहाँ पर क्या दे रहा है 10 HP, मतलब क्या है 10 इंटू 746, ठीक है, और ये √3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या हमारे पास 3 फेज है, 3 फेज के लिए सब ऐसा अंदाजा लेके चलो हमारे पास वोल्टेज कितना है 440, कितना है 440। अब यहाँ पर जो है तो ये हमारे पास टोटल जो करंट आएगा, तो करंट आएगा लगभग 9.78 ये के आसपास कुछ तो करंट आ जाएगा हमारे पास, ये करंट एम्पियर। अब ये 9.78 जो हमारे पास ये रेटेड करंट है इस कंडीशन पे। लेकिन हम क्या करते हैं कि लगभग क्या करते हैं 2 से 2.5% क्या करते हैं उसका टाइम 2 to 2.5 टाइम क्या करते हैं या इसका रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट क्या रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एडिशनल फीचर ऐसा करेंगे, इससे डबल करंट कंसिडर करके चलो। तो सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो लगभग ये 20 एम्पियर के आसपास है, क्या है 20 एम्पियर के आसपास है। और शॉर्ट रेटिंग ऑफ सर्किट अगर फ्यूज रेटिंग कंसिडर करें तो वहाँ पर ये लगभग अगर इसमें से कौन सा फ्यूज हम सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली 25 एम्पियर का, कौन सा 25 एम्पियर का। इसलिए अगर 10 HP का अगर मोटर है हमारे पास 3 फेज मोटर, उसके लिए अगर इसमें से अगर कोई फ्यूज अगर सिलेक्ट करने का तो कौन सा होगा 25 एम्पियर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 एम्पियर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज की विस्थापना क्या है। ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा गया हमारे को कि 3 फेज की विस्थापना यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है तीनों फेज के बीच में। अब और एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है एक रेफरेंस स्टार्ट करा, सपोज मैंने कौन सा 3 फेज कौन कौन से हमारे पास, एक आर फेज, वाई फेज और दूसरा तीसरा कौन सा बी फेज, आर वाई बी। ये 3 कलर के इंडिकेशन रहते हैं, रेड येलो और ब्लू कलर के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पहला फेज रेफरेंस स्टार्ट करा सपोज 0 से, तो यहाँ से स्टार्ट कर दी, कौन सा हमारे पास ये आर फेज। अब आर फेज के बाद में जो दूसरा वाई फेज आता तो 3 हमारे पास टोटल कितना है 360 डिग्री। अब 360 हमारे पास टोटल फेज कितने 3। अब 360 डिवाइड बाय अगर 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। यानी हर एक फेज के जो डिस्प्लेसमेंट कितना रहना 120। मतलब अगर ये रेफरेंस स्टार्ट यहाँ से करा तो दूसरा यहाँ पर आना कितना डिस्प्लेसमेंट है 120, तीसरा कहाँ पर आना इसके बीच में 120। यानी हर एक फेज के बाद में कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा 120 एक में के साथ में। अब ये सपोज आर फेज है, दूसरा हमारे पास वाई फेज कहाँ से स्टार्ट होगा से इसके आफ्टर 120 से, तीसरा सपोज हमारे पास बी फेज है,
वो भी स्टार्ट करूँगा हम बस इसके 120 डिग्री आफ्टर। तो मतलब क्या तीनों फेस का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना रहना 120 120 120, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 720 डिग्री, ऑप्शन सी 1440 डिग्री, ऑप्शन डी 1080 डिग्री। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे क्या क्या कैलकुलेट करने का हमारे पास सूत्र है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। क्या हुआ 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सीधा मेंशन किया कितना 6 पोल है, कितना 6 पोल है, तो 180 डिग्री इंटू 6 इज इक्वल टू 1080 यानी यहाँ पर 1080 है कहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1080, यानी 6 पोल स्टेटर का जो कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा वो होगा 1080। अगला सवाल है व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर में क्या खराबी है कि स्विच ऑन नहीं होता? ऑप्शन ए फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी improper phase sequence, option C loose contact in supply lines, option D wrong terminal connection at motor। अब अगर प्रॉपर फेज सीक्वेंस अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर जो फेज प्रिवेंटर के साथ में लगे वाला जो स्विच है वो ऑन नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। अगला सवाल है विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा नुकसान है जो ब्लॉक रोटर परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है? जनरली हम इस कंपेयर करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। क्या किसे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसमें क्या करते हैं ब्लॉक रोटर, यानी जो मोटर का जो पुली है इसको क्या करते हैं एडिशनल क्या करते हैं लोड लगा के क्या करते हैं कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। और वहां पर क्या होता है मतलब एक सिमिलर कंपेयर करेंगे उसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अब यहाँ पर ब्लॉक रोटर टेस्ट लेने का जो पर्पस है मोटर में वो मेन पर्पस है कॉपर लॉस फाइंड करना। क्या करना? कॉपर लॉस फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पर जैसा ब्लॉक करेंगे तो फाइनली इसमें क्या होगा रेटेड करंट वहाँ पे मिलेगा कि मैक्सिमम रेटेड करंट कितना फ्लो हो सकता है और उस वजह से मोटर में कितने मैक्सिमम लॉसेस हो सकते हैं। कौन सा लॉस? I²R, ये काय पे डिपेंड करें करंट पे। इसलिए जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है वो काय के लिए क्या करता है डिटरमाइन कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस के लेने के लिए हम क्या करेंगे ब्लॉक रोटर टेस्ट। यानी जब भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पे ब्लॉक रोटर टेस्ट लेंगे तो उसका मेन पर्पस होगा टू डिटरमाइन और टू फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस ऑफ इंडक्शन मोटर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर लॉस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कियोस, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ चेंजिंग द फ्लक्स इन द कोर, ऑप्शन सी है एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ऑप्शन डी है टू कीप द अलाइनमेंट। अब जो फाउंडेशन है फाउंडेशन का मोटर का फाउंडेशन का जो मेन पर्पस है वो होता है टू ऑब्जर्व द वाइब्रेशन, क्योंकि हम जब भी हम मोटर अगर क्या रखेंगे एक स्ट्रांग और एक अच्छे बेस पे रखेंगे तो क्या होगा जो मोटर का जो वाइब्रेशन है वो क्या करना उन्हें सक करने को ना, और जो मोटर जमीन है और जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ऐसा होना कि जो वाइब्रेशन उसने वाइब्रेशन के ऊपर मोटर हमारा स्टैंड रह सके तब फाउंडेशन इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सके। जो शॉक वाइब्रेशन की जो शॉक्स है उससे क्या होना फाउंडेशन और नीचे का जमीन ब्रेक नहीं होना, खराब नहीं होना, या फिर कभी कभी क्या होता चालू ऑपरेशन में मोटर गिर जाएगा तुम्हारा या फिर और कुछ और नया कुछ फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा या फिर कुछ न्यू एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते। इसलिए जो भी फाउंडेशन रहता उसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रहती कि फाउंडेशन भी कैसा होना कि मस्ट बी इट एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन और इट शुड बी विथ स्टैंड ओवर अ लार्ज वाइब्रेशन ऑफ मोटर। यानी जो यहाँ का जो मशीन का जो फाउंडेशन का मेन पर्पस है टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ मोटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशंस। अगला सवाल है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड हैज गॉट एट डिसएडवांटेज ऑफ, यानी कम वोल्टेज स्टार्ट करने वाली विधि का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए हाई स्टार्टिंग करंट, ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कॉस्टली इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी रिड्यूस द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। अब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन किया गया कि भाई रिड्यूस स्टार्ट वोल्टेज मेथड में
ये स्टार्टिंग मेथड का क्या है, स्टार्टर का टाइप है रिड्यूस वोल्टेज, यानी मोटर का क्या करना, एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करके मोटर को करना वोल्टेज कम करके मोटर को अप्लाई करना है, यानी वहां पे क्या होगा, रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई टू मोटर। यानी इस मेथड का मेन डिसएडवांटेज क्या है, यस इस मेथड का मेनली डिसएडवांटेज है इसमें पावर लॉस ज्यादा होता है, दूसरा क्या है, इट रिड्यूस द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। और अगला सवाल है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द वाटर आउटलेट इज टेकन फ्रॉम द पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी का आउटलेट कौन से पंप द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए सेंटर ऑफ द इम्पिलर, ऑप्शन बी पेरीफेरी ऑफ द केसिंग, ऑप्शन सी बॉटम, ऑप्शन डी टॉप। अब जब भी हम अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी का आउटलेट हम पेरीफेरी ऑफ केसिंग यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से लेते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो कॉल्ड एज। रेसिप्रोकेटिंग पंप को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेट पंप, ऑप्शन नंबर बी सबमर्सिबल पंप, ऑप्शन नंबर सी पिस्टन पंप, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब यह जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है, रेसिप्रोकेटिंग जो ऑप्शन जो फंक्शन रहता है, फंक्शन कैसा है, पिस्टन पंप के साथ क्या होता है, एक लीनियर ऑपरेशन करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिस्टन पंप। यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप को और हम पिस्टन पंप भी कहा जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिस्टन पंप। अगला सवाल है, फ्लो फ्रॉम दी रेसिप्रोकेटिंग पंप विल बी। रेसिप्रोकेटिंग पंप का फ्लो क्या होता है? ऑप्शन ए पल्सेटिंग, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी लो प्रेशर टू हाई वॉल्यूम, ऑप्शन डी हाई प्रेशर टू लो वॉल्यूम। अब जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप का जो फ्लो होता है वो कैसा था, पल्सेटिंग होता है। कैसा था, पल्सेटिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पल्सेटिंग। अगला सवाल है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द पंप ऑपरेट एट वाटर यूजर इट इज बेटर टू प्रोवाइड। पंप ऑपरेटर पानी वापरने वाले की सुरक्षितता के लिए क्या प्रदान किया जाता है और क्या प्रदान करना अच्छा होगा? ऑप्शन नंबर ए DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑप्शन बी कट आउट, ऑप्शन सी डबल अर्थिंग, ऑप्शन डी मेन स्विच। अब जब भी हम अगर ऐसा पानी ऑपरेटर है, पंप पर अगर पानी ऑपरेटर करा और उसको हमको सेफ्टी प्रोवाइड करना है तो वहाँ पर डबल अर्थिंग प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा और ज़रूरी होगा, ताकि लीकेज करंट और करंट से उसको ताकि प्रोवाइड और शॉर्ट सर्किट से उसको बचा सके, ताकि अगर लीकेज करंट होगा तो वहाँ पे इसको जो भी ऑपरेटर है उसको शॉक ना लगे। इस वजह से यहाँ पर डबल अर्थिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डबल अर्थिंग। अगला सवाल है, पंप में नॉट लिफ्ट वाटर इफ देयर इज अ लीकेज इन। अगर कौन से पार्ट में पंप के लीकेज होगा जिसकी वजह से पंप पानी नहीं उठाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिलीवरी पाइप, ऑप्शन नंबर बी सक्शन पाइप, ऑप्शन नंबर सी संप वॉल, ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड टैंक। अब जब भी सक्शन पाइप अगर पानी अगर सक्शन पाइप में कुछ प्रॉब्लम अगर होगा या फिर कुछ लीकेज अगर होगा या फिर कुछ फॉल्ट होगा तो जो पंप है वो पंप क्या करेगा, पानी और वाटर वैसा लिफ्ट नहीं करेगा, यानी ऊपर नहीं खींचेगा। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसा कौन से पार्ट में लीकेज है जिस वजह से पंप पानी नहीं उठाएगा? तो कौन से पार्ट में लीकेज होगा? सक्शन पाइप में। कौन पे? सक्शन पाइप में। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सक्शन पाइप। अगला सवाल है, मोटर रिक्वायर्ड नंबर 8 SWG फॉर। मोटर में किस कार्य के लिए नंबर 8 SWG की तार की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर SWG का मतलब होता है 8 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर किस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी डबल अर्थिंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रायल अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी डी नन ऑफ दी अबव। अब डबल अर्थिंग हम क्या करते हैं पर डबल अर्थिंग के लिए 8 SWG वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डबल अर्थिंग। अगला सवाल है, सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट। सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती है? ऑप्शन नंबर ए लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, ऑप्शन नंबर बी लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, ऑप्शन नंबर सी यूनिटी पावर फैक्टर ओनली, ऑप्शन डी लैगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। अब जो सिंक्रोनस मोटर है तो सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है कि जो तीनों भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती है, मतलब कौन कौन था, लैगिंग एज वेल एज लीडिंग एज वेल एज यूनिटी पावर फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी लैगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। अगला सवाल है, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू न्यू फिक्स वैल्यू बाय। सिंक्रोनस मोटर की गति किस प्रक्रिया द्वारा बदली जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज द रोटर एक्साइटेशन, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द रोटर एक्साइटेशन, ऑप्शन नंबर डी चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई।
अब यहाँ पर मेन यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनस मोटर क्या है, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू द फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू पे अगर देने का है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, डिक्रीजिंग द रोटर एक्साइटेशन। क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द रोटर एक्साइटेशन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग द रोटर एक्साइटेशन। अगला सवाल है, द डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज्ड टू। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड रोटेटिंग फील्ड, ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस एडी करंट, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन डी, अटेंड सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डैम्पर वाइंडिंग का फंक्शन क्या है और पर्पस क्या है। जनरली डैम्पिंग वाइंडिंग हम जो इस्तेमाल करते हैं मेनली दो पर्पस के लिए, एक टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क और दूसरा कि टू अवॉइड हंटिंग, और हंटिंग से प्रोटेक्शन देने के लिए। अब हंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि सपोज एखादे मोटर पे लोड सडन चेंज होगा तो वो एक सडन स्पीड पे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होती है, मोटर क्या होते हैं, ऑक्सीलेट होगा हमारा, टू गेट इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ मोटर। मोटर के मतलब एक इक्विलिब्रियम स्पीड रीच करने के लिए क्या करें, थोड़ा देर ऑक्सीलेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं हंटिंग। अब हंटिंग अवॉइड करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डैम्पर वाइंडिंग क्या करते हैं, एडिशनल वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सके। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। अगला सवाल है, इन 3 फेज 6 पोल रोटेटिंग फील्ड टाइप सिंक्रोनस मोटर स्लिप रिंग विल बी। 3 फेज 6 पोल रोटेटिंग फील्ड टाइप सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग की संख्या क्या होंगी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। अब 3 फेज है तो यहाँ पर जितने फेज है उतने नंबर ऑफ क्या लगे, स्लिप रिंग लगे। यानी कितना 3 फेज है तो 3 ही लगा यहाँ पे, फिर नंबर ऑफ पोल कितने भी रहने दो, यहाँ पर 6 रहने दो, 8 रहने दो, 12 रहने दो और कितने भी रहने दो। तो अब क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ पोल अगर यहाँ पे 6 है तो उसका कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ फेज कितना है 3 है, तो यहाँ पे स्लिप रिंग की संख्या कितनी लगेंगे, 3 लगेंगे। नंबर ऑफ फेज 3 तो 3 फेज है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 3। अगला सवाल है, द चेंज ओवर टाइम इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विल बी डिस्क्राइब्ड बाय। यानी स्वयंचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में बदलने का जो टाइम है, स्टार टू डेल्टा जो बदलने का टाइम है, किस द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्टर, ऑप्शन नंबर बी, टाइमर, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी, होल्ड ऑन कॉइल। अब स्टार टू डेल्टा अगर हमको शिफ्ट करना है तो वो कौन डिसाइड करेगा, टाइमर। कौन डिसाइड करेगा, टाइमर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, टाइमर। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 20 एसी वाइंडिंग या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।